हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीपी से सारे और प्रीलिम्स के लिए जो हमारा चल रहा है बूस्टर सीरीज। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है और आज हम बात करेंगे फिर कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के पीवाईक्यू और प्लस डिफरेंट तरीके के जो भी टेस्ट सीरीज है उन सबका एक निचोड़ यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो नो डाउट है कि आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का लगा। जो भी जितने भी लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग ये देख रहे हैं, उनके लिए नो डाउट ये आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन आपको ईजिली यहीं से मिलेंगे। आप बस इसका नोट्स बनाते चलिएगा और इस सेशन को कंप्लीट करते चलिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। तो कल तक हमने लेक्चर 1 देखा था और आज देखेंगे उससे आगे। ठीक है, और फिर देखते हैं इससे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से बन रही हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं। यहाँ से पहला आज का पॉइंट है हमारे पास, भारत की मिट्टियों से रिलेटेड है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। भारत की मिट्टियाँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, ठीक है, लाल और पीली मिट्टी, इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, आप पूछे जा सकते हैं। तो लाल और पीली मिट्टी, ठीक है। लाल और पीली मिट्टी की बात करें तो इसको देखेंगे मुख्य रूप से ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। कहाँ पे? कम, जहाँ पे थोड़ी सी वर्षा कम होती है कंपेरेटिवली, वहाँ पे पाई जाती हैं। और ये क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। कौन सी चट्टानों पर? आग्नेय चट्टानों पर इनका डेवलपमेंट होता है। पाया कहाँ जाता है? देखेंगे दक्कन के पठार के जो पूर्वी और दक्षिणी भाग है वहाँ पे इसका ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल पे अगर देखें तो 10.6% इनका आप कुल पूरा है। ठीक है, उतने क्षेत्र पर ये पाए जाते हैं लाल और पीली मिट्टी। और इसमें सबसे ज़्यादा अधिकता क्या पाई जाती है? पोटास की अधिकता पाई जाती है। उसके साथ साथ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किस चीज़ किस में कमी है, तो फास्फोरस, ह्यूमस और नाइट्रोजन, मैग्नीशिया। ठीक है, नाइट्रोजन और मैग्नीशिया, इन सब चीज़ों की इसमें डिफिशियंसी कह लिए। और समृद्धि किस में रहता है? ये पोटास में रहता है। ठीक है, अगली मिट्टी देखेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं साथियों, इसको ध्यान देंगे। इसको स्वयं जुताई करने का गुण इसमें पाया जाता है काली मिट्टी में। और इस मिट्टी को रेंगुर, ठीक है, कपासी मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोजम, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, मिट्टी भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग नाम है, ये नाम याद रखिएगा, अलग अलग नाम। रेंगुर इसको कहते हैं काली मिट्टी को। इसमें सेल्फ प्लॉइंग, इसमें गुण पाए जाते हैं, यानी खुद को जुताई करने का इसमें गुण होता है। ठीक है, इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं और इसको चेरनोजम भी के नाम से, उष्णकटिबंधीय के नाम से जाना जाता है। इसमें बेहतर तरीके से किसी खेती की जा सकती है, तो मुख्यतः इसमें कपास की खेती की जाती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। पाया कहाँ कहाँ जाता है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, इन सारे रीजन्स में इस मिट्टी का विस्तार है। इसमें जो डिफिशियंसी की बात करें, इस मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, तो देखेंगे फास्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है। लेकिन इसमें अधिकता क्या रहती है? चूना, लोहा, मैग्नीशिया। ठीक है, इन सब चीज़ों की इसमें अधिकता रहती है। 2 पॉइंट थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब फसल की बात आती है तो वहाँ पे क्वेश्चन घुमा कर पूछता है कि ये चीज़ें इसमें दी हुई हैं इस मिट्टी में, तो इसमें कौन सी फसल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगला है कि लेटराइट मिट्टी। ठीक है, इसमें क्या है कि लगभग 200 सेंटीमीटर की यहाँ पे बारिश होगी। ठीक है, सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर बारिश होगी, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें चूना व सिलिका के निष्कालन से ये बनता है। ठीक है, मुख्य तौर पर अगर देखेंगे पूर्वी घाट, राजमाल पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, ठीक है, मेघालय की पहाड़ी में पाई जाती हैं। ठीक है, तो लेटराइट मिट्टी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर है कुछ 65वां संविधान संशोधन। अब थोड़ा संशोधन से रिलेटेड 2 पॉइंट है। तो संविधान 65वां संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम 1990। तो इसमें क्या हमें ध्यान रखना है कि 65वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था। किसके लिए है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति, जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए राष्ट्रीय आयोग बनाना था। ठीक है, उसके लिए उसमें शामिल करने के लिए अनुच्छेद 338 में संशोधन हुआ। किसमें? अनुच्छेद 338 में संशोधन हुआ। तो इससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, 65वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो राष्ट्रीय आयोग में जो अनुच्छेद 338 में संशोधन उससे रिलेटेड है, और ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है। ठीक है, और 1990 में ये चीज़ें हुई हैं। क्लियर है? एक और यहाँ छोटा सा संविधान संशोधन देखिए, 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये हुआ था 1991 में, और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था। क्या मिला था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये एग्जाम से पूछा हुआ है, और जो भी टेस्ट सीरीज लगाएंगे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो लोग भी, जितने भी लोग सीरियस बन के इसको सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, इसका नोट्स जरूर आप बना लीजिएगा। लास्ट टाइम में जो 10 दिन 15 दिन में रिवीजन करेंगे, आप इन्हीं सारे फैक्ट्स का रिवीजन करेंगे, आपका प्रीलिम्स नो डाउट नहीं रुकेगा। यूरोप की प्रमुख नदियों की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, उनकी क्या क्या थोड़ी थोड़ी विशेषताएँ हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली नदी देखेंगे वोल्गा नदी। ठीक है, वोल्गा नदी कितनी बार चर्चा में रहती है? वोल्गा नदी ये जो है यूरोप की सबसे लंबी
नदी है, ठीक है। वोल्गा नदी क्या है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है और इसका ओरिजिन कहाँ है, तो रूस की वल्दाई पहाड़ियों से, रूस की वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है तथा कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। तो 2 पॉइंट याद रखेंगे वोल्गा नदी के बारे में कि ये जो है कहाँ जाके गिरती है, कैस्पियन सागर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में जाके गिरती है और ये बाल्टिक सागर को कैस्पियन सागर से जोड़ती है। क्या करती है, बाल्टिक सागर को कैस्पियन सागर से जोड़ती है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है साथ में, यही आपको काम आने वाले परीक्षा के अंतिम दिनों में, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। जो लोग पहले स्टेशनरी लगाए, PYQ लगाए, इन सब क्वेश्चन को देख कर उनको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो वोल्गा नदी से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ याद रखनी है, ये सबसे लंबी नदी, ठीक है, वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर को आपस में जोड़ती है। अगली नदी के बारे में बात करेंगे, सारी नदियाँ यूरोप की हैं। डेन्यूब नदी, ठीक है। डेन्यूब नदी के बारे में क्या है साथियों, इसके बारे में है कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से ये निकलती है और काला सागर में जाके गिरती है। तो जो नदियाँ छोटे छोटे सागर में, जैसे कैस्पियन सागर में, काला सागर में, एडियाटिक सी में जाके गिर रही हैं, इस तरह की नदियों का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे क्योंकि ये न भी किसी बड़े महासागर में नहीं गिरती हैं और जाके इधर ही मिलती हैं। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये और इसका खासियत क्या है कि लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है। तो लगभग मैक्सिमम ये देश है जहाँ से जिस देश से डेन्यूब नदी होकर गुजर रही है, 10 ऐसे देश हैं यूरोप के जहाँ से ये होकर गुजरती है। और डेन्यूब डेल्टा जो है विश्व धरोहर स्थल है। डेन्यूब का जो डेल्टा बनता है वो क्या है, विश्व धरोहर स्थल है। तो इस तरीके से आप देखिए एक एक पॉइंट पे जो शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, जो क्रिप्स हैं एकदम निचोड़, तो एग्जाम से पॉइंट जहाँ से बनेंगे वही पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फटाफट से ध्यान रखेंगे डेन्यूब नदी के बारे में। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, काला सागर में जाके गिरती है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है और डेन्यूब डेल्टा को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। अगली नदी है राइन नदी, ठीक है। कौन सी नदी है अगली नदी, राइन नदी है। इसे स्विस आल्प से निकलती है और उत्तरी सागर में प्रवाहित होती है। कहाँ पे, उत्तरी सागर में। जर्मनी और नीदरलैंड को आपस में क्या करती है, अलग करती है। जर्मनी और नीदरलैंड को अगर देखेंगे तो राइन नदी क्या करती है, अलग करती है। इसकी एक विशेषता क्या है कि यूरोप की सबसे व्यस्ततम और महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक है, यानी सबसे बिजिएस्ट जो यूरोप का मार्ग है उसमें से ये एक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक और नदी, ये भी इम्पोर्टेंट है, लॉयर नदी। कौन सी नदी, लॉयर नदी। फ्रांसीसी सेवेनस पर्वतमाला से ये निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाके मिल जाती है। फ्रांस की ये सबसे लंबी नदी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फ्रांस हाल फिलहाल में चर्चा में भी रहा, ठीक है। तो यहाँ की एक नदी है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। कौन सी, लायर नदी। एक है पो नदी। कौन सी नदी, पो नदी। इस नदी के बारे में क्या खास है, इसको बारे में जानिए। ये जो है इतावली कोट्टियन आल्प से उसका उद्गम स्थल है और एड्रियाटिक सागर में जाकर गिरती है। मैंने कहा ना कि जो नदी थोड़ा सा अगर छोटे छोटे किसी सागर में जाकर मिल रही है उसको उस पर थोड़ा ध्यान रखना है। ये इटली की सबसे लंबी नदी है, यहाँ की इटली की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है, तो पो नदी है, जाकर मिलती कहाँ है, एड्रियाटिक सागर में। क्लियर है। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे देखेंगे फैक्ट्स है, गांधी जी के आश्रम से रिलेटेड। कई बार साथियों एग्जाम्स में गांधी जी के आश्रम से रिलेटेड पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखिएगा गांधी जी और फिनिक्स फार्म, ठीक है, फार्म 1904 कहाँ पे, डरबन में। 1904 में डरबन में, ठीक है। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना कहाँ होती है, 1910 में जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम जो है 1915 में बनता है, कहाँ पे, अहमदाबाद में। अनाशक्ति आश्रम 1929 कौशानी में, ठीक है। उसके बाद से सेवाग्राम आश्रम 1936 में, कहाँ पे, वर्धा में। तो ये गांधी से रिलेटेड, ये सारे आश्रम से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको एक जगह मिल गए, ठीक है। इसका जगह और ईयर दोनों याद रखिएगा, कई बार मैच करने को दे देगा कि फिनिक्स फार्म, टॉल्स्टॉय फार्म, ठीक है, साबरमती आश्रम, इसको मैच करिए। तो आप मैच करने में भी इसको डेट को याद रखेंगे, ठीक है। और जगह कहाँ कहाँ पर है, ये जगह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डरबन, जोहान्सबर्ग, अहमदाबाद, कौशानी और वर्धा। दो तो यहाँ पे डरबन और जोहान्सबर्ग भी तो फॉरेन का है, बाकी अपनी जगह पे है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि विश्व के महासागरीय गर्त, विश्व के महासागरीय गर्त, ठीक है। ट्रेंचेस के बारे में देख ले, जो इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस हैं बिल्कुल देखिए। पहला है कि मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच क्या है, प्रशांत महासागर में देखेंगे विश्व का सर्वाधिक गहरा है ना, और ये जो है फिलीपींस के पश्चिम में स्थित है। तो विश्व का सबसे गहरा ये ट्रेंच है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, तो मेरियाना ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में है, लगभग 11,000 किलोमीटर के आसपास है ये। और देखेंगे विश्व का सर्वाधिक गहरा गर्त है और फिलीपींस के पश्चिम में स्थित है। इस जगह लोकेशन भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला है टोंगा गर्त। क्या है, टोंगा गर्त। ये टोंगा द्वीप समूह के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में, कहाँ पे, दक्षिण प्रशांत महासागर में ये स्थित है टोंगा गर्त। नेक्स्ट है सुंडा गर्त। सुंडा गर्त कहाँ पर, ये हिंद महासागर में स्थित है और इसको पहले जावा गर्त के नाम से
जाना जाता था। क्या जाना जाता था? जावा गर्त के नाम से इसको जाना जाता था। अगला प्लेट है या ये जो है प्यूटोर्किका गर्त, ठीक है। प्यूटोर्किका गर्त मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, एग्जाम से पूछा हुआ है। कैरिबियन और अटलांटिक महासागर की सीमा पर स्थित है, ठीक है। बेसिकली अगर देखें तो इसको अगर कहीं कहीं इसको डायरेक्ट आप देखेंगे अटलांटिक महासागर भी इसको दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे अटलांटिक महासागर कौन? प्यूटोर्किका गर्त, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग करके आपको गर्त मिलेंगे और वहाँ पे आपको क्वेश्चन यहाँ से बनाने रहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास एक पॉइंट आ गया, विश्व के जलप्रपात। हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इसमें सारे पॉइंट्स जो हैं आपको मिक्स फॉर्म में मिलेंगे। विश्व के प्रमुख जलप्रपात, क्योंकि मिक्स फॉर्म में इसलिए रखा है हमने यहाँ पे कि परीक्षा में जब आप जाते हैं पेपर देने, बात करेंगे जलप्रपात की, तो पहला है नियाग्रा फॉल्स, यानी नियाग्रा जलप्रपात। ये कनाडा और यूएसए की सीमा साझा करता है और यह 3 झरनों का सामूहिक नाम है। तो नियाग्रा फॉल्स के बारे में अगर बात करेंगे तो कनाडा और यूएसए के वहाँ पे ये स्थित है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात ये कहाँ पर है? इसके पहले हम जब करा रहे थे सेशन नदी जाम्बेजी नदी, तो वहाँ पे हमने आपको कराया था कि जाम्बेजी नदी तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया जलप्रपात है। और साथ साथ एक और बताया था हमने आपको ऊबर बांध, ऊबर बांध भी जाम्बेजी नदी पर है। यहाँ पर हम जलप्रपात देख रहे हैं तो विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका के जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ठीक है। और जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा साझा करता है। कहाँ पे जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा को साझा करता है? तो विक्टोरिया फॉल्स साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका और जाम्बेजी नदी, ठीक है। और जाम्बेजी नदी से याद रखिएगा ऊबर बांध भी इसी पर है। अगला है एंजल जलप्रपात या एंजल फॉल्स। इसमें क्या है कि एंजल फॉल्स में ये वेनेजुएला में कारोनी नदी की सहायक जो चुरुन नदी है उस पर ये स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कैसी खासियत क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला कौन सा? एंजल फॉल्स, ठीक है, वेनेजुएला में ये स्थित है, ठीक है, एंजल जलप्रपात। अगला है कि इगुआजू फॉल्स, ठीक है। ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच में सीमा बनाता है और दुनिया का सबसे बड़ा झरना सिस्टम है। कहाँ? दुनिया का सबसे बड़ा झरना सिस्टम है। नेक्स्ट है गुआइरा जलप्रपात या गुएरा फॉल्स। ये क्या है? पराग्वे और ब्राज़ील की सीमा पर है ना, पराना नदी पर, ठीक। कौन सी नदी? पराना नदी पर स्थित है और इसका सीमा कहाँ है? पराग्वे और ब्राज़ील की सीमा पर ये स्थित है। ध्यान क्या रखना है? पराना नदी कौन सी के लिए? गुएरा फॉल्स के लिए। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन आपको नो डाउट मिल जाएंगे। अभी एक सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हमको बताएंगे कि पूरे प्रीलिम्स के लिए जीएस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। वो सीरीज वाली टॉपिक में हम आपको एक बार जल्दी वो सारे टॉपिक से डिस्कस कर देंगे कि वहाँ से उस टॉपिक को जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। उसमें से एक टॉपिक है ये फंडामेंटल राइट का ये अनुच्छेद। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 25, इसमें क्या कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 में क्या बात किया गया साथियों? तो व्यक्ति को अपने धर्म का पालन प्रचार प्रसार करने के लिए और उसका अनुसरण करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26। यहाँ से क्या होता है कि आर्टिकल डायरेक्ट दे के आपको क्या कर देता है? मैच करने के लिए दे देता है। अनुच्छेद 27, यहाँ पर हम पूरे आर्टिकल नहीं करेंगे, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट हैं आप 2-4 आर्टिकल एक साथ कर ले रहे हैं, फिर फर्दर आगे जब आएगा तो नेक्स्ट करेंगे। किसी धर्म या धार्मिक उसके संस्था के प्रचार प्रसार के लिए या रख रखाव के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 27, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 28, 29, 30, यहाँ देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है तीनों यहाँ पर। 28 में क्या है? अनुच्छेद 28 में किसी राज्य द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इस बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 29 और 30 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कितनी बार ये आया हुआ है, क्योंकि ये इस समय काफ़ी चर्चा में भी रहा, अल्पसंख्यकों के राइट से रिलेटेड है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की गई है, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार उनको दिया गया है। उनको अपने शिक्षण संस्थानों को बनाने और स्थापना करने का उनका अधिकार आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 देता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 आर्टिकल है, इनको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और सारे के सारे पॉइंट्स को नोट तो जरूर कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग एक बहुत ही बढ़िया प्यारा टॉपिक से देखिए, भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र, ठीक है। डिफरेंट तरीके के भारत के जो भी खनिज उत्पादन राज्य हैं वहाँ से कौन कौन सी खाने हैं वो आगे भी आएगा, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसके? भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र के बारे में। तो देखिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में क्या है? रानीगंज, ठीक है, भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र रानीगंज, पश्चिम बंगाल भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र। अगला है कि झारखंड, झारखंड में कौन कौन सी जगह है? झरिया सबसे बड़ा यहाँ पे ये कोयले खदान, ठीक है, झरिया। उसके बाद से बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, है ना, कर्णपुरा, डाल्टनगंज, रामगढ़, ये सब भी नाम याद रखिएगा झारखंड से रिलेटेड कोयले के लिए, ठीक। उड़ीसा, उड़ीसा में देखेंगे तलचर है, ठीक है, हिमगिरी है, रामपुर है। आंध्र प्रदेश में कांतापल्ली, सिंगरेनी। छत्तीसगढ़ में कोरबा, विश्रामपुर, सोनहत और झिलमिल। अब यहाँ पे क्या है ये सारे देख लीजिए एक साथ, जब अगर आप इसे नोट किए रहेंगे, नोट्स बनाए रहेंगे तो लास्ट टाइम रिवीजन करेंगे तो सारे पॉइंट्स आपके मिल जाएंगे।
अच्छा, कोयला क्षेत्र आया तो कोयला क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, झारखंड उड़ीसा कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी खदानें हैं, ये आपको एक साथ यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो चीज़ें आप एक साथ ऐसे बनाए रहेंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए फिर एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स आ गया, पर्यावरण से संबंधित जो शब्दावली हैं उनके नाम, मतलब जो वैज्ञानिक नाम है किसने दिया था पहले उसको, ठीक, उस शब्दावली का। तो इससे पहला देखिए जैव विविधता, तो जैव विविधता शब्द किसने दिया था, तो WC रोजन ने जैव विविधता शब्द को दिया था। इकोसिस्टम, सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द की चर्चा किसके द्वारा की गई, तो AG टांसले। कौन, AG टांसले। इकोलॉजी के बारे में आता है नाम अर्नेस्ट हैकल का, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। हॉटस्पॉट के बारे में अगर देखें पहला नाम आया था नॉर्मन मायर्स। अब यहाँ देखेंगे ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि आपको एक क्वेश्चन तभी हम एकदम श्योर हैं कि यहाँ से आपको इस तरीके से मिल जाएगा। पर्यावरण का जब भी आएगा क्वेश्चन तो यहाँ से आपको मिल जाता है, कभी इकोलॉजी पूछ लेता है, कभी इकोसिस्टम पूछता है, कभी हॉटस्पॉट पूछता है, जैव विविधता। तो सारा आप देख पा रहे हैं किस तरीके से एक निचोड़ आपको एक ही जगह मिल जा रहा है कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट, अभी आप टेस्ट सीरीज लगाते तो आपको मान लीजिए वहाँ पर मिलता इकोलॉजी किसके जनक है तो अर्नेस्ट हैकल, आपको एक मिलता। अब यहाँ पर हमने क्या कर रखा है कि आपके लिए पूरा कंप्लीट एक ही जगह आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। अब देखिए मोनो क्लाइमैक्स थ्योरी किसने दिया था, FE फैकल्समेंट्स, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा क्या फिर मतलब ये पूछा ही भी गया है, इंपॉर्टेंट है कि 5 नाम आप याद रखिएगा जैव विविधता से रिलेटेड। क्लियर है, तो ये तो आज का यहाँ पे सेशन हो गया हमारा। उसके साथ साथ बता दें साथियों कि यहाँ पे PYQ जो एग्जैक्ट पेपर है उसके सेगमेंट वाइज साइंस का भी स्टार्ट हो चुका है ना। ये इतने सारे सेशन आ चुके हैं प्रीलिम्स के, वो आप जाइए वहाँ पे PYQ में कीजिए, वहाँ पे एक एक क्वेश्चन को लेकर PYQ के सेगमेंट वाइज क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है। ये आपके लिए प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है साथियों, तो इस सेशन को मिस मत कीजिएगा। साथ साथ UPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में जितने सारे टेस्ट सीरीज की वीडियोज़ आ गई हैं उनको जाकर एकदम देख डालिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज हमने आपको शुरू में बता दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। कि एक तो आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, PYQ लगाएंगे, ठीक है, और अपना शॉर्ट नोट्स, ठीक है, और घटना इतनी सारी चीज़ों को आप कवर अप कीजिए। और साथ साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल को मिस ना कीजिएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियोज़ आ गई हैं, ठीक है, बहुत सारे उसमें वीडियोज़ आ चुके हैं और अगले 4 से 5 दिन में हो सके तो पूरा UP स्पेशल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और UP स्पेशल के लिए बता दें उससे अलग कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपको थोड़ा सा हम दिखा दें, कुछ इस तरीके से टॉपिक कवर किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का। आप देखिए जनगणना, संगीत, नृत्य उत्सव, धार्मिक स्थल, पर्यटन, ठीक है, और आज भी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जो टॉपिक था उसके भौगोलिक संरचना से रिलेटेड। इस तरीके से सारी चीज़ आपको UP स्पेशल को मिल जा रही है। सेशन मिस मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। जो कोई भी आपके डाउट्स हैं उसको बस जरूर कमेंट कर दीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।